हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज़ चल रही है और उसमें हमने अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टॉपिक देख लिया, जर्नल वाला टॉपिक देख लिया। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है सब्सिडियरी बुक्स। अगेन, अगर आप अकाउंट्स का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई टीचर भर्ती के लिए या किसी अकाउंटेंट भर्ती के लिए, तो ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा, सब्सिडियरी बुक्स, सहायक पुस्तकें। सो पहला क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही बेसिक टॉपिक होता है तो आप खुद ही इस क्वेश्चन को कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिटर्न इन द परचेज बुक? इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन परचेज बुक में जाएगा? पहले पॉइंट में हमने 5,000 का माल विकास से परचेज किया। इन्होंने नहीं लिखा कि कैश पे है या क्रेडिट पे है, तो 1 मिनट के लिए होल्ड पे छोड़ देते हैं। सेकंड में इन्होंने 4,000 की मशीनरी खरीदी है राजस्थान मार्ट से। ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं जाएगा क्योंकि इन्होंने मशीन परचेज की है। हमें बेसिक रूल ये पता होना चाहिए कि परचेज बुक में क्या जाएगा। परचेज बुक में अगर आप माल खरीदेंगे और वो भी अगर आप उधार खरीदेंगे, ये 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए कि आप जो चीज़ खरीदें वो माल हो और दूसरी बात वो उधार पे हो, तो वो ट्रांजैक्शन परचेज बुक के लिए क्वालिफाई करेगा। यहाँ पे मशीन है। नेक्स्ट में है 8,000 रुपये का माल खरीदा खुद के लिए, तो यहाँ पे अपन ने जो माल खरीदा है वो बिजनेस के लिए नहीं खरीदा, पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा, इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी परचेज बुक के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। लास्ट में 3,000 का माल खरीदा लेकिन कैश में खरीदा, तो ये ट्रांजैक्शन भी परचेज बुक में नहीं जाएगा। इनफैक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही मैं जानता था कि हमने जो 5,000 का माल विकास से खरीदा है, क्योंकि जब तक लिखा हुआ नहीं होता है और अगर किसी का नाम आता है तो हम उसे उधार मानते हैं, तो यहाँ अपन ने 5,000 का माल विकास से उधार पे ही खरीदा था, तो डेफिनेटली ये वाला ट्रांजैक्शन परचेज बुक में जाएगा। बाकी ये वाला ट्रांजैक्शन जो है मशीन वाला, वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। ये जो आपने अनुपम ट्रेडर्स से पर्सनल यूज़ के लिए माल खरीदा है वो भी आपका जनरल प्रॉपर में जाएगा, और जो माल आपने कैश में खरीदा है वो वाला आपका कैश बुक में जाएगा। तो इस चैप्टर में हम यही बारे में बात करेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा और उसका रूल्स क्या है। आपको ये चैप्टर मैं एमसीक्यू के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरा जनरली तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ परचेज बुक रिकॉर्ड्स। परचेज बुक में क्या आता है? सभी तरह के परचेज, ठीक है, छोड़ दें। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि इसमें वो दोनों शर्तें पूरी हो रही है कि केवल उधार सौदे आएंगे और वो भी माल के सौदे ही आएंगे, तो केवल माल की उधार कराए, ये बिल्कुल सही है। और आगे पढ़ लेते हैं। इसमें थर्ड में लिखा है ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट परचेज, तो ऑल टाइप से निकला, चाहे हम दुकान के लिए लें, चाहे घर के लिए लें, चाहे असेट्स के लिए लें, है ना। तो ऐसा नहीं होता, सभी तरह का नहीं आता। इसी तरह से इसने कहा कि कैश सौदे भी आएंगे और क्रेडिट सौदे भी आएंगे, ऐसा भी नहीं होता। परचेज बुक की खासियत है कि केवल क्रेडिट परचेज होना चाहिए, उधार पे होना चाहिए। जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं वो चीज़ अगर हम उधार पे लेंगे तो परचेज बुक में आएगा। तो बहुत सिंपल है, सिंपल के हिसाब से बहुत ज़्यादा समझा दिया, बहुत आसानी से आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लगाइएगा। डैश डैश आर रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट। अब क्या होता है, जैसे अपना टॉपिक चल रहा है सब्सिडरी बुक्स, अब बार बार आप परचेज बुक सुन रहे हैं, बीच में इसने चिपका दिया परचेज अकाउंट। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, परचेज बुक अलग होती है और परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट एक अलग ही चीज़ होती है। परचेज अकाउंट में आपका कैश परचेज भी आएगा और अगर आपका क्रेडिट परचेज है तो वो भी आएगा, और अगर आपने गुड्स को माल आपने दान में दिया है, माल आपका चोरी चला गया है, माल को आपने पर्सनल यूज़ किया है, वो सब ट्रांजैक्शन भी आपके परचेज अकाउंट में जाएंगे। तो परचेज अकाउंट में सभी सौदे जाते हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम में कि परचेज बुक लिखा है या परचेज अकाउंट लिखा है। परचेज अकाउंट में कैश परचेज जाएगा, क्रेडिट परचेज जाएगा, कैश और क्रेडिट दोनों जाएगा, ये ज़्यादा सही है, सी ज़्यादा सही है। और चौथे में लिखा है कि हमने असेट्स खरीदा हो तो वो असेट अकाउंट में जाएगा या प्रॉपर्टी अकाउंट में जाएगा, ये नहीं। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ तो मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रहा हूँ, वहाँ तो मिक्स एमसीक्यू आते हैं। तो बहुत ध्यान से, जितना ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप सही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तैयारी तो करके गए होते हैं, बस वहाँ फिसल जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड वर्ड है वो, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कंप्यूटर ऑन क्रेडिट बाय क्लोथ मर्चेंट विल बी रिकॉर्डेड इन। तो हम कौन है? मान लो कपड़े के दुकानदार, हमने क्या खरीदा? कंप्यूटर, वो भी क्या खरीदा? सेकेंड हैंड, वो भी क्या खरीदा? उधार पे। ओके, अगर कोई भी चीज़
कोई भी चीज़ अगर हमने कैश में ली होती है तो हम कैश बुक में जाते हैं। यहाँ हमने कंप्यूटर लिया, सपोज करो एक्स से लिया, तो कुछ इस तरह की एंट्री बनती है कंप्यूटर टू एक्स, और ये एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी कि सर परचेज बुक में नहीं होगी। देखिए मैं फिर बोलता हूँ, अगर हमने माल उधार खरीदा, अब कपड़े का दुकानदार कपड़ा खरीदा, जीन्स टी शर्ट शर्ट पैंट ट्राउज़र इस तरह की चीज़ें खरीदेगा तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन हो सकता है इसने हिसाब रखने के लिए कंप्यूटर खरीदा, इट्स लाइक अ असेट परचेज किया। तो असेट जब उधार खरीदते हैं तो वो जनरल प्रॉपर में जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर को जाएगा, मुख्य जनरल को जाएगा। इस टॉपिक में मैं आपको बता दूं, देखिए मेन बात यह है कि अगर एक व्यापार छोटा होता है तो वो जनरल रखता है। हमने इससे पहले वाला टॉपिक जनरल कवर किया था। हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं सो हम एक जनरल मेंटेन करते हैं, लेकिन जब व्यापार बड़ा हो जाता है तो आप एक ही जगह सारे ट्रांजैक्शन नहीं रख पाओगे, दिक्कत होगी। इसलिए फिर हम जनरल को डिवाइड कर देते हैं या कहते हैं सब डिवीज़न कर देते हैं। तो जनरल की जगह हम बनाते हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बी आर बुक, बी पी बुक। तो पांचवी हो गई बी आर बुक, छठी हो गई बीपी बुक, उसके बाद सातवीं है कैश बुक। तो कैश बुक भी जो होता है वो सब्सिडियरी बुक का टाइप होता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सारे कैश ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में ही चले जाते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन कहीं नहीं जा पा रहा तो जिसका कोई नहीं है उसका खुदा होता है या फिर जनरल प्रॉपर होता है। तो जिसका कोई नहीं है उसका जनरल प्रॉपर होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन भी परचेज बुक में नहीं जा पाएगा, कैश बुक में नहीं जा पाएगा, तो फाइनली इट विल गोज टू जनरल प्रॉपर, ठीक है। चलो और अपन अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, राम ने 8,000 रुपये सूची मूल्य का माल 10% के व्यापारिक बट्टे पर श्याम से खरीदा, ठीक है। बेसिकली 8,000 रुपये MRP था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था। माल खराब होने के कारण इसमें से 1,700 रुपये के MRP का माल श्याम को वापस लौटा दिया गया, ठीक है। पहले राम ने खरीदा फिर लौटा दिया। राम अपनी क्रय वापसी पुस्तक में जिस रकम से सौदे का लेखा करेगा वह रकम होगी, ओके। थोड़ी देर अपन राम पे फोकस करते हैं। राम ने पहले माल खरीदा तो इसकी जो परचेज बुक होगी उसमें ये यूँ लिखेगा कि हमने माल श्याम से खरीदा। बेसिकली हमने 8,000 का माल खरीदा और हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस शो करते हुए 7200 रुपये, यानी इस तरह से ट्रांजैक्शन पहले परचेज बुक में गया होगा। उसके बाद जब हमने ये माल वापस कर दिया तो जब उधार पे खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है, याद रखिएगा उधार पे खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है तो वो परचेज रिटर्न बुक में जाता है। तो हमने परचेज रिटर्न शाम को किया तो वापस से हम शाम का नाम लिखेंगे। अब हमने जो माल उसको वापस किया वो 1700 में वापस नहीं लेगा। इसका रीज़न ये है ना कि जब हमने उससे ख़रीदा था तो उसने हमारे ऊपर 8,400 ना किया, उसने 10% घटाया था। तो वापसी में भी वो 1,700 रुपये का माल 1,700 में से 170 रुपये कम करते हुए 1,530 रुपये में लेगा। जी हाँ, ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक रिटर्न बुक में चढ़ेगा और 1,530 रुपये से चढ़ेगा। तो इसने यही पूछा था कि राम अपनी जो क्रय वापसी पुस्तक है उसमें जब इस रकम का लेखा करेगा तो वह रकम कितनी होगी, तो 1,530 रुपये होगी। तो अगर आपने परचेज करते समय ट्रेड डिस्काउंट का ध्यान रखा है तो रिटर्न करते समय भी ट्रेड डिस्काउंट का ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपको ऐसी एनालॉजी नहीं लगाना कि परचेज करते समय तो ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ था तो परचेज रिटर्न करते समय प्लस होगा, नहीं, ट्रेड डिस्काउंट आपको लेस ही करना है और 1,530 रुपये से ट्रांजैक्शन होगा। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन सौदे हमने परचेज बुक से रिलेटेड देखे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द बुक अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें से कौन सी बुक ओरिजिनल एंट्री की बुक नहीं होती? तो पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो छोटा व्यापारी होता है या मीडियम साइज़ का जिसका कारोबार होता है वो जनरल बनाता है, और जो लोग जनरल नहीं बनाते वो 8 तरह की सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं जिनके नाम अभी मैंने लिखे थे। ये बुक प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग कहलाते हैं क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन या तो जनरल में या इसमें दर्ज होता है, और इन्हीं को ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो मैंने नाम आपको बता ही दिए थे, अब आप पहचानिए। कैश बुक ये एक सब्सिडियरी बुक है।
सेल्स बुक एक सब्सिडियरी बुक है, बिल रिसीवेबल बुक सब्सिडियरी बुक है, लेकिन लेजर बुक खाता बही जनरल के बाद खाता बही बनती है। और अगर आपने जनरल नहीं बनाए हैं, सब्सिडियरी बुक्स बनाई हैं, तो सब्सिडियरी बुक्स के बाद खाता बही बनती है। तो खाता बही आपकी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है। ये ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंटिंग नहीं, बल्कि ये एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, खातों की प्रधान पुस्तक होती है खाता बही। तो ये ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं है। ओरिजिनली ट्रांजैक्शन या तो जनरल में रिकॉर्ड होते हैं या सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, खाता बही बात की बात है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पहचानो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिटर्न इन द सेल्स बुक, इनमें से कौन सा सौदा सेल्स बुक में जाएगा। आपने राम को 3500 का माल नकद बेचा, देखो वापस वही रूल है, सेल्स बुक में कौन सा सौदा जाएगा। अगर हमने माल उधार पे बेचा हो, उधार बेचा और उसमें भी माल शब्द होना चाहिए, तो इन दोनों पे शब्दों पे आपको गौर करना है। माल उधार बेचा तो सेल्स बुक बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने 3500 का माल नकद बेचा, इसलिए ये सौदा कैश बुक को क्वालिफाई करेगा। शाम से 2500 का माल वापस आया, तो हमने उसको माल बेचा था वापस आ गया, तो ये सेल्स रिटर्न बुक को क्वालिफाई करेगा। मोहन को 4000 का माल बेचा, नाम आया है तो उधार ही मानेंगे, तो ये ट्रांजेक्शन डेफिनेटली सेल्स बुक में जाएगा। और सोहन को 6000 की पुरानी मशीन बेची, तो मशीन बेचना हमारा काम नहीं था, खैर पुरानी मशीन थी तो हमने निपटा दी, तो ये ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर को जाएगा, तो ये जनरल प्रॉपर। ठीक है, तो सिंपली आपके लिए क्या रहा, सी। मोहन को जो आपने 4000 का माल बेचा है, ये वाला ट्रांजैक्शन आपका सेल्स बुक को जाएगा, इसका आंसर सी रहेगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When जनरल इज सब डिवाइडेड इनटू द सब्सिडियरी बुक्स, जब जनरल का उप विभाजन सहायक पुस्तकों के रूप में कर दिया जाता है, और अगर आप उधार माल बेचेंगे तो कहाँ जाएगा, तो ये तो लड्डू क्वेश्चन है, तो ट्रांजैक्शन सेल बुक को जाएगा। जब जनरल का उप विभाजन सहायक बहियों के रूप में कर दिया जाता है, तो उधार माल की बिक्री विक्रय पुस्तक में जाएगी, बिक्री पुस्तक में जाएगी। इसको आप सेल्स बुक भी बोलते हैं, इसको सेल्स डे बुक भी बोलते हैं, हिंदी में इसको विक्रय बही या विक्रय पुस्तक भी कह सकते हैं। तो ये हिंदी नाम है। कि फिर सर ये सौदा जनरल में नहीं जाएगा, नहीं, क्योंकि जनरल को आपने डिवाइड कर दिया ना, या तो आप जनरल मेंटेन करो या जनरल की जगह आप 8 बुक्स मेंटेन करो। ये ठीक वैसी ही बात है, अगर आप छोटी क्लासेस में होते थे, जैसे मान लीजिए 7th या 8th क्लास में पढ़ते थे, तो उसमें एक होता था ऑल इन वन और एक होती थी अलग अलग पासबुक, साइंस की अलग, एसएसटी की अलग, हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, और एक आती थी ऑल इन वन, थोड़ी मोटी सी होती थी। तो ऑल इन वन इट्स लाइक अ जनरल, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, फिर आपको किसी और की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं, तो लिखने में सहूलियत के लिए फिर हम सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो माल का उधार विक्रय सेल बुक में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर लड्डू क्वेश्चन कह रहा है हमसे, बच्चों वाली बात पूछता है, सेल बुक क्या दर्ज करती है। सारी की सारी कैश सेल, गलत। सारी की सारी क्रेडिट सेल, इसको थोड़ा होल्ड पे रखो। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रेड, ये बिल्कुल सही है। अगर व्यापार से संबंधित माल की उधार बिक्री, तो अब हमारे मतलब के सारे शब्द हो गए, माल है, उधार है, बेचा है, तो फिर ये ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले ट्रांजैक्शन में लिखा है सेल्स रिटर्न। हमें पता है सेल्स रिटर्न के लिए हमारे पास सेपरेट बुक होती है, उसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न बुक। और सेल्स रिटर्न में माल आता है, तो इस बुक का एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड बुक। तो आपको याद रखना है। वैसे मैं अभी लास्ट के जो 4-5 MCQ कराऊंगा वो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पे होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तब आप इस शब्द को बार बार सुनेंगे, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न होके माल अंदर आता है, उसके लिए सेल्स रिटर्न बुक नाम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल ऑफ द सेल्स बुक ऑफ फॉर मार्च इंडिकेट्स। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए ये एक सेल बुक है और यहाँ पे 4 मार्च, 14 मार्च, 17 मार्च, 27 मार्च, है ना, हमने PQRS इनको माल बेचा, और जो माल बेचा वो बेचा मान लो 57,000 का। एक डमी क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया,
अगर ये मार्च महीने की सेल बुक है और ये 57,000 रुपये इसकी टोटल है, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा जाता है सेल अकाउंट क्रेडिट। तो बताओ ये 57,000 किस बात को इंडिकेट करता है? तो ये करता है क्रेडिट सेल फॉर द मार्च मंथ को। ये मार्च महीने की टोटल सेल को बताता है, गलत। अगर आपको टोटल सेल्स चाहिए तो आपको सेल्स अकाउंट में जाना चाहिए। अगेन सेल अकाउंट अलग होता है, सेल्स बुक अलग होती है। तो अगर आपको टोटल सेल चाहिए तो गो टू सेल्स अकाउंट। टोटल क्रेडिट सेल फॉर द मार्च मंथ, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। टोटल कैश सेल फॉर द मार्च मंथ, ये गलत है। टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये तो गलत है। तो ये सही है। ये आपकी क्रेडिट सेल को बताता है, मार्च महीने की क्रेडिट सेल उधार पे हुई बिक्री को बताता है। ठीक है, समझ गए? चलो उसके बाद बात करें, इफ द सेल डे बुक इज अंडरकास्ट द रिजल्ट विल बी। ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले टॉपिक की तरफ है। देखिए सपोज कीजिए ये आपकी सेल बुक है और आपने बहुत सारे लोगों को माल बेचा और आपकी टोटल आनी चाहिए 57,000 रुपये। ठीक है, आनी चाहिए, लेकिन रॉन्गली गलती से आपने लिख दिया 55,000 रुपये। तो इसको बोलते हैं अंडरकास्टिंग, न्यून मूल्यांकन, यानी योग कम लगा दिया। अब 57,000 की जगह 55,000 रुपये लगा दिया तो कौन डिस्टर्ब होगा? तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने मान लो पी को माल बेचा, क्यू को माल बेचा, आर को माल बेचा, एस को माल बेचा, ये आपके कस्टमर्स हैं और इसकी जो टोटल होती है वो सेल्स अकाउंट में जाती है। तो जब आप टोटल गलत लगाते हो ना, जब आप टोटल गलत लगाते हो तो ये अकाउंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो आपके कस्टमर के अकाउंट हैं। आपने उनमें तो जो पैसा है वो सही सही लिखा है, आपने कस्टमर्स के अकाउंट में तो पैसा सही चढ़ाया है। तो आपका जो अकाउंट डिस्टर्ब हुआ, चाहे अंडर कास्टिंग से चाहे ओवर कास्टिंग से, आपका सेल्स अकाउंट का फिगर डिस्टर्ब होगा सेल्स बुक से। अच्छा एक और बात बताऊं, इस सेल बुक को देखो तो इसमें पी का खाता बनेगा, क्यू का खाता, आर का खाता, एस का खाता और सेल्स का खाता, यानी 5 खाते बनेंगे। तो डिस्टर्ब, गलत टोटल से जो डिस्टर्ब होता है वो सेल्स अकाउंट होता है। तो इसका क्वेश्चन यही था कि अगर सेल बुक का टोटल कम लगा दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा? सेल्स का फिगर रिड्यूस होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेल्स का फिगर इंक्रीज होगा, गलत लिखा है। डेटर्स के फिगर पे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इसका आंसर ए होगा, आपकी बिक्री के आंकड़े में कमी आएगी। अगर देखो ये आपकी समझ डेवलप हो गई, आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो आपको याद होगा जब अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, अशुद्धि का सुधार करते हैं, तो क्वेश्चन आता है सेल्स बुक अंडरकास्टेड। तो फिर हम बच्चे को समझाते हैं कि देख सेल बुक अंडरकास्ट हुआ है, इसका मतलब सेल्स का फिगर अच्छे से क्रेडिट नहीं हुआ है, तो सेल्स का फिगर वो हमें अच्छे से क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर बच्चा बोलता है सर ऊपर डेटर आएगा कि सस्पेंस आएगा, सर मुझे पता नहीं चलता। तो देख PQRS में कोई मिस्टेक नहीं है, तो वहाँ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वन साइडेड एरर और इट शुड बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। यानी इस गलती का, जो मैंने जैसे मान लो 2000 की गलती करी, इस गलती का सुधार एंट्री ये है। यानी अगर आपने गलती सही से समझी हुई होगी तो आप सुधार प्रविष्टि भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से और ठप्पे के साथ कर पाओगे। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है आपका कुछ चैप्टर्स में होती कोशिश सारे चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, तो फिर आप क्या है वो कॉन्फिडेंस का और उस एनर्जी का जो आपके कमज़ोर टॉपिक्स हैं वहाँ पे भी आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर मान लो अपना सब कुछ ही कच्चा कच्चा है तो फिर दिक्कत ही रहती है ना। तो कुछ चैप्टर तो ऐसे होने चाहिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, और कोशिश यही करनी चाहिए कि हर गुजरते के समय के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की संख्या बढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर ए रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कस्टमर्स चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन। एक कस्टमर था, उससे हमें चेक मिला था, वो चेक डिसऑनर हो गया। रियल लाइफ में डिसऑनर का मतलब क्या होता है वो समझिए। सपोज करो ये एक हमारा कस्टमर है, इसका नाम है अजय। अजय ने हमको चेक दिया, वो चेक हमने बैंक में जमा कराया। हम उम्मीद कर रहे थे कि पैसा हमारे खाते में जमा हो जाएगा, पर बैंक से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया कि भाई अजय का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है। यानी मान लीजिए कोई भी रीज़न हो सकता है कि अजय के खाते में पैसे नहीं हैं या उसने साइन गलत किया है वगैरह। कुल मिला के बैंक ने हमें सूचित किया कि हम आपके खाते में पैसे जमा नहीं करेंगे। ओके ओके, ये वाली एंट्री बैंक DR टू अजय, ये एंट्री हम करते हैं जब हमें चेक मिलता है। मान लो 15,000 का चेक है तो हम ये एंट्री करते हैं। ये एंट्री ऑन द अजम्पशन बेसिस होती है कि अजय से चेक मिला, अजय हो गया देने वाला, और वो चेक हम बैंक में लगा देते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस ऊपर आ जाएगा।
लेकिन जैसे ही बैंक ने हमें इंटीमेट किया, सूचित किया कि नहीं ऐसा नहीं, हम नहीं कर रहे, तो मतलब हम ये मानते हैं कि ये एंट्री हमसे गलती से हो गई, गलती से हो गई तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो इसकी एंट्री रिवर्स हुई, अजय टू बैंक। नाउ ये एंट्री है, दिस इज द एंट्री फॉर डिसऑनर। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी? तो ये एंट्री कैश बुक में जाएगी। अब बच्चा आर्ग्यू करता है, कहेगा कि सर इसमें कैश तो है ही नहीं, इसमें तो बैंक आ रहा है और अजय आ रहा है। तो आप देखो, आपको पता है ना, कैश बुक में आपका कैश कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम भी होता है। जनरली व्यापार में जो कैश बुक मेंटेन होती है वो एक ऐसी मेंटेन होती है जिसमें कैश का कॉलम भी हो, साथ साथ बैंक का कॉलम भी हो। तो ये जो डिसऑनर ऑफ चेक है वो कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा। जैसे इस एंट्री में बैंक सी आर हो रहा है, तो हम सी आर में जाएंगे, सी आर में जाके बाय अजय लिखेंगे, और यहाँ बैंक के कॉलम में जो अमाउंट है वो अमाउंट हम बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चेक रिटर्न है तो इट्स नॉट अ परचेज रिटर्न, नॉट अ सेल्स रिटर्न, ये हमारा कैश बुक में जाएगा। ये ट्रांजैक्शन इवन जनरल प्रॉपर में भी नहीं जाएगा, बिकॉज कोई ट्रांजैक्शन अगर कहीं नहीं जा सकता तो वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन अच्छे से कैश बुक में जा सकता है, तो आपको इसे रोकड़ बही या रोकड़ पुस्तक में ही दर्ज करना है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिलता जुलता। एक बिल रिसीवेबल था जो कि 2500 रुपये का था, जो हमें एक डेटर से मिला था, और 2750 रुपये के बदले मिला था, और वो भी डिसऑनर हो गया। मतलब एक कस्टमर था, हम बेसिकली उसके ऊपर 2750 रुपये मांगते थे, और उसने हमें एज अ सेटलमेंट बी आर दिया था, और वो बी आर डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो मतलब पहले उसने प्रॉमिस किया, सपोज करो 3 महीने का प्रॉमिस किया कि मैं 3 महीने के बाद बिल का पेमेंट कर दूंगा, लेकिन जब हमने उस बिल को प्रेजेंट किया तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। तो बी आर जब मिला होगा, बी आर डिस्काउंट टू डेटर, कुछ इस तरह की एंट्री बनी होगी जब हमें बी आर मिला होगा। और चूंकि बी आर के लिए हमारे पास बुक होती है, तो हमने ये ट्रांजेक्शन बी आर बुक में लिखा होगा। ठीक है, इसमें 2500 रुपये की एंट्री तो बी आर बुक में गई होगी, और ये जो 250 रुपये का डिस्काउंट वाला पार्ट है उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में हुई होगी। और अब जब उसने हमें धोखा दे दिया है तो हम एक रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो रिवर्स एंट्री में डेटर डी आर हो जाएगा, बी आर रिवर्स हो जाएगा, और जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया था उसको भी हम रिवर्स कर देंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। तो आप सिंपली रट्टा नहीं लगा सकते। अगर कोई बच्चा डिसऑनर को रट के गया, तो चेक का डिसऑनर होना कैश बुक में गया, बी आर का डिसऑनर होना जनरल प्रॉपर में गया। और मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसमें डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर होता, एक वर्ड है डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर होता, तो वो कैश बुक में जाता। कैसे जाता वो मुझे आप बताना। मैंने आपको हिंट कर दिया कि रटना नहीं है, समझना है। तो आपको 2500 का बी आर जो पहले मिला था और वो जो डिसऑनर यानी अनादृत हो गया, तो ये किस प्रविष्टि में जाएंगे? तो हम जब मिला होगा तो बी आर बुक लगा होगा, और जब ये डिसऑनर हो गया है तो ये ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में जाएगा, तो ये ट्रांजैक्शन डी में जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट कहता है, वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द परचेज बुक पोस्टिंग इज डन। बेसिकली ये लेजर का क्वेश्चन है, पर आपको आगे की भी समझ देना चाहता हूँ। सपोज कीजिए ये आपकी परचेज बुक है। ठीक है, परचेज बुक में आप लोगों से माल खरीदते हैं। आपने एक्स से 5000 का माल खरीदा, वाई से 10,000 का माल खरीदा, जेड से आपने 12,000 का माल खरीदा, और यहाँ पे आपने परचेज अकाउंट डी आर लिख के टोटल लगाया होगा 12, 22, 27,000 रुपये, है ना। आप इस बात को अच्छे समझिए कि परचेज बुक से क्या पता लगता है कि हमने किस किस से माल खरीदा, कब कब खरीदा, क्या क्या खरीदा, कुल इस महीने में हमने कितना माल खरीदा, वो हमें पता लग रहा है। इसके बाद क्या होता है, हम पोस्टिंग करते हैं। एक तो हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, यानी परचेज बुक के बाद भी आपको परचेज अकाउंट बनाना पड़ता है। उसमें समथिंग यूँ लिखा जाता है, ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, टू सन्ड्रीज, सबका नाम लिखने की जगह हम लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, कि हमने कई लोगों से 27,000 का माल खरीदा। जाके डिटेल परचेज बुक में से देख सकते हो। मेन बात जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम एक्स के अकाउंट में क्या करेंगे। चूंकि हमने
परचेज को डी आर किया है तो हम एक्स को क्रेडिट करेंगे, हम इसके क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ जाके लिखेंगे बाय परचेज और यहाँ हम लिखेंगे 5,000 रुपये। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि इसने पूछा था कि जब आप परचेज बुक से पर्सनल अकाउंट में जाते हो, पोस्टिंग करते हो, तो आप पोस्टिंग किस तरफ करोगे, तो पोस्टिंग हम क्रेडिट साइड में करेंगे, क्रेडिट पक्ष पे करेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा बी, इसका आंसर होगा, हम क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच बुक विल द एंट्री फॉर डोनेटिंग गुड्स आफ्टर परचेज बी रिटर्न। आपने माल खरीदा और माल खरीदने के बाद सपोज करो आपने डोनेट कर दिया, तो जब आपने माल खरीदा होगा, सपोज करते हैं कि आपने माल उधार खरीदा था, तो उस समय तो आपने उसे परचेज बुक में लिखा होगा। बाद में ये माल जब आप डोनेट करोगे तो आपका गुड्स गया तो परचेज को करेंगे सी आर, ऊपर आप या तो लिखोगे चैरिटी या लिखोगे आप डोनेशन। आपको ये एंट्री करनी है, कहाँ करनी है, ये एंट्री आपको जनरल प्रॉपर में करनी है। तो बस जवाब आ गया है। इसने कहा था माल खरीदने के बाद हम जो माल दान में देंगे वो एंट्री कौन सी बुक्स में जाएगी, तो वो मुख्य जनरल यानी जनरल प्रॉपर में जाएगी। ठीक है, जनरल प्रॉपर को हम रेजिड्यूरी बुक कहते हैं। रेजिड्यूरी मतलब बचा खुचा, अवशिष्ट, जो कहीं नहीं जाता, वो बचा खुचा सब उसमें चला जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करें ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर विल बी। एक बार फिर पूछता है कि जनरल प्रॉपर में आप क्या लिखते हो। अगर हमने फर्नीचर कैश पे खरीदा, अगर आपने फर्नीचर को कैश पे खरीदा है तो ये ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में चला जाएगा। अगर आपने वेजेस का पेमेंट किया है तो ये ट्रांजैक्शन भी कैश बुक में चला जाएगा। अगर आपने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया है तो ये ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में जाएगा। इसकी एंट्री कुछ यूँ बनेगी, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। एक बात और बता दूं, जनरल प्रॉपर में जनरल एंट्रीज ही होती हैं, यानी जनरल एंट्रीज करने का जो तरीका होता है जनरल प्रॉपर में भी जनरल एंट्रीज का वही तरीका होता है। लेकिन इसमें अगर आप जनरल प्रॉपर बना रहे हो तो आपको कुछ सेलेक्टेड एंट्रीज करनी होती है। तो जो डेप्रिसिएशन है जिसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, तो ये वाली एंट्री जनरल प्रॉपर को क्वालिफाई करेगी। और अगर आपने परचेज ऑफ गुड्स माल खरीदा है, सुरेश से खरीदा है यानी उधार खरीदा है, तो ये ट्रांजेक्शन आपका परचेज बुक में जाएगा। तो इनका क्वेश्चन था कि बताओ जनरल प्रॉपर में क्या जाएगा, तो जो सी वाला ट्रांजेक्शन है, जो हमने मूल्यह्रास लगाया है संपत्ति पे, वो आपका जनरल प्रॉपर में जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल पेबल बुक क्या है। बिल पेबल बुक एक सब्सिडियरी बुक है, एक प्रिंसिपल बुक है, लेजर है या मेमोरेंडम बुक है। मेमोरेंडम बुक वो होती है जो हम याददाश्त के लिए बनाते हैं, अपनी मेमोरी के लिए बनाते हैं, स्मरणार्थ, है ना, स्मृति के लिए बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बीपी बुक इज़ अ सब्सिडियरी बुक, ये एक सहायक पुस्तक है। मैं फिर बता दूं, जब आप जनरल नहीं बनाना चाहते और जनरल का आप ब्रेकअप करते हो तो 8 टुकड़ों में जनरल बनती है। उसमें है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक, कैश बुक, और कुछ समझ में नहीं आए ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा तो जनरल प्रॉपर। तो बीपी बुक इज वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक, ये एक प्रकार की सहायक पुस्तक है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल ट्रेडर एक इकलौता व्यापारी है, मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं है, एकाकी व्यापारी है। उसने माल खरीदा घर के लिए और उसका पैसा कैश दिया ऑफिस से, यानी दुकान में से पैसा दिया, तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा। तो देखो, आपने माल खरीदा लेकिन पैसे दे के खरीदा, तो परचेज बुक में जाने की गुंजाइश तो खत्म हो गई क्योंकि आपने पैसे दे दिए। और किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कैश आया या गया हो गया तो वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा। इसमें बेसिकली आपका कैश गया है और पर्सनल यूज़ है तो ऊपर ड्राइंग आएगा, एंट्री बनेगी ड्राइंग टू कैश। और आपकी जो कैश बुक होती है, कैश बुक में जैसे मैंने बताया कैश का कॉलम भी होता है, बैंक का कॉलम भी होता है। और जैसे ये हमारी एंट्री है और इसमें कैश जो है वो क्रेडिट साइड में है, तो अपने को क्रेडिट साइड में जाने का है। क्रेडिट साइड में जाके अपने को क्रेडिट साइड में बाय प्रीफिक्स लगाते हुए यहाँ लिखना होता है बाय ड्राइंग। ठीक है, और यहाँ कैश वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जाएगा। तो ये सौदा रोकड़ बही में जाएगा। सारे ऑप्शन में नहीं पढ़ता क्योंकि समय ख़राब होता है, वो समझ ही गए बात, हम तो बस बात ख़त्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज और आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। कौन सा सौदा बताओ जनरल प्रॉपर में जाएगा।
अगर हमने माल खरीदा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो अच्छा खरीदा नहीं है, माल को हमने इस्तेमाल किया है, मतलब माल हम परचेज पहले ही कर चुके थे, उसके बाद इस माल को हमने यूज़ किया है, जिसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरह से होती है, ड्राइंग टू परचेज। पहले हमने माल खरीदा और उसको फिर यूटिलाइज कर लिया, ड्राइंग टू परचेज। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज ये भी जनरल प्रॉपर में जाती है। ओपनिंग एंट्री साल के फर्स्ट डे पे होती है, क्लोजिंग एंट्री साल के अंत में खातों को क्लोज करने के लिए होती हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, जैसे माल आग से जल गया तो एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर टू परचेज। तो इस तरह के ये जो अंट शंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन है, अतरंगी से सौदे हैं। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, है ना। परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन, डिसऑनर ऑफ बिल्स, ये सारे अतरंगी ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे जनरल प्रॉपर में जाया करते हैं। डी आंसर होगा। ठीक है, इस 20 के बाद थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडियरी बुक ओनली इन अकाउंटिंग, इनमें से कौन सी सब्सिडियरी बुक ही नहीं है ना। सब्सिडियरी बुक ही नहीं है, मैं समझाता हूँ क्या। जैसे सेल्स बुक की बात करो, सेल बुक सब्सिडियरी बुक है, हाँ। परचेज बुक वो भी सब्सिडियरी है, सेल रिटर्न बुक वो भी सब्सिडियरी है। आप कहोगे कैश बुक, कैश बुक भी सब्सिडियरी बुक है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रिंसिपल बुक भी है। कि सर वो कैसे, ये आपने कैसे कह दिया कि ये प्रिंसिपल बुक भी है। देखो प्रिंसिपल PAL वाला, देखो सेल बुक बनाने के बाद आपको सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, परचेज बुक बनाने के बाद आपको परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न बुक बनाने के बाद आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन कैश बुक बनाने के बाद आपको फिर अलग से कैश अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा। कैश बुक अपने आप में उसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है कि आपको कैश का बैलेंस पता लग जाता है, तो कैश बुक बनाने के बाद आपको अलग से कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए कैश बुक कहते हैं कि ये केवल सब्सिडियरी बुक्स ही नहीं है, बल्कि ये प्रिंसिपल बुक यानी कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक भी होती है और ये एक लेजर भी होता है। बाकी किसी में ये फीचर नहीं है, कैश बुक में ये खास फीचर है। कैश बुक बनाने के बाद, खास करके बैंक कॉलम कैश बुक बनाने के बाद, आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए ओके, 5 क्वेश्चन और हैं। अब यहाँ से थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है। रेशमा ने माल वापस किया 10,000 रुपये का राजेश को आफ्टर द गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। जब रेशमा को माल दूषित लगा, ख़राब लगा, तो रेशमा ने माल उठा के राजेश को वापस कर दिया। वॉट फॉर्म विल बी प्रिपेयर्ड बाय राजेश फॉर दिस, बताओ राजेश इसके लिए क्या तैयार करेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करेगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस या कैश स्लिप ऑफ 10,000। अपन बात बिल्कुल धीरे धीरे शुरू करते हैं। कहानी कहाँ से शुरू हुई होगी, ये अपन 4 क्वाड्रेंट में समझते हैं इसको। सबसे पहले रेशमा ने कभी माल खरीदा होगा, ठीक है, क्योंकि कहानी में रेशमा माल वापस कर रही है तो कभी ना कभी इसने माल परचेज किया होगा, तो कभी ये एंट्री बनी होगी परचेज टू राजेश। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं 50,000 का माल खरीदा है। उस समय राजेश ने माल बेचा होगा, तो इसने सेल्स की एंट्री करी होगी और रेशमा के नाम पे इसने सेल की एंट्री करी होगी। उस समय बेसिकली इनवॉइस आपस में लिया गया होगा, दिया गया होगा, इसने एक बिल बनाया होगा, इनवॉइस बनाया होगा, वो इनवॉइस इसको रिसीव हुआ होगा। बाद में रेशमा के पास माल आया तो एक लॉट माल थोड़ा ख़राब आ गया, वो माल ख़राब आ गया तो इसने उठा के वो माल वापस कर दिया। जब माल वापस कर दिया तो परचेज़ का उल्टा होता है परचेज़ रिटर्न, और परचेज़ रिटर्न लिखते समय इसने राजेश को DR किया होगा। तो राजेश को DR करने के मकसद से DR नोट बनाएगी। मैं पहली लाइन ये बोल रहा हूँ, इस कहानी में रेशमा माल को वापस करते समय डेबिट नोट बनाएगी। यानी डेबिट नोट कौन बनाता है, डेबिट नोट क्रेता बनाता है, जिसका मकसद होता है सामने वाले को डेबिट करना। अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ, जब ये माल रिटर्न करेगी, इसके पास माल वापस आएगा, इसके लिए वो सेल रिटर्न कहा जाएगा। जो इसके लिए परचेज रिटर्न है वो उसके लिए सेल्स रिटर्न है। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू रेशमा। तो रेशमा को क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट नोट बनाया जाएगा। तो क्रेडिट नोट कौन बनाता है, क्रेडिट नोट विक्रेता बनाता है। अगर एक बार इस कहानी को अच्छे से समझ लिया जाए तो आप किसी भी क्वेश्चन में कभी भी नहीं अटकोगे। ओके,
तो इस पूरी कहानी में लिखा था कि राजेश क्या तैयार करेगा, तो राजेश क्रेडिट नोट बनाएगा, राजेश क्रेडिट नोट तैयार करेगा। तो इसका आंसर ये होगा जमा चिट्ठी। ठीक है, इसका आंसर जमा चिट्ठी होगा। ओके, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है कि क्रेडिट नोट was sent to customer राम for ₹500 for damaged goods। लगभग सेम स्टोरी है। अब के बाद हमने क्रेडिट नोट भेजा है कस्टमर को। क्यों भेजा है? क्योंकि माल डैमेज था। एंट्री फॉर दिस विल बी मेड इन अगेन सेल्स रिटर्न बुक। इसमें हमें नहीं, पूरी कहानी तो नहीं पता लगी किसने माल बेचा, किसने माल खरीदा, पर हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा एक ग्राहक है। तो आप अपना नाम जो है वो रख लो, हमारा नाम है सो है, हमारा एक ग्राहक है, उसका नाम राम है। क्षतिग्रस्त माल प्राप्त करने वाले ग्राहक राम को 500 रुपये की जमा की चिट्ठी भेजी। ठीक है, ओके। तो हमारा ग्राहक था, उसको जो माल मिला था वो क्षतिग्रस्त था, तो इसलिए हमने उसको बोला भाई तू नाराज़ मत हो। जैसे पहले हमने राम को माल भेजा, सपोज़ करो हमने उसको 20,000 का माल भेजा। फिर उसने वहाँ से फ़ोन आया, ये माल तो ऐसा है, ख़राब हो रहा है, ऐसा वैसा, मैं माल वापस करो। तो मैंने उसको कहा शांत हो जा, तू माल वापस मत कर, हम तेरे को क्रेडिट कर देते हैं। क्या लगता है, तेरे को 500 रुपये का नुकसान हुआ ना, तो हम 500 रुपये की तुझे क्रेडिट कर देते हैं, तुझे पूरा माल वापस करने की यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम 500 रुपये तेरे कम कर देते हैं। तो इस तरह से 500 रुपये कम करने के लिए हम क्रेडिट नोट जनरेट करेंगे और ये सौदा विक्रय वापसी बही में जाएगा। इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्गमित किया गया क्रेडिट नोट का उपयोग किसको तैयार करने में किया जाता है? अगेन बैक टू बैक वही क्वेश्चन कि आपको रट जाए कि हमने अगर क्रेडिट नोट इशू किया, तो अब यहाँ पे है ना, देखो मैं थोड़ा सा आपको बोलूँ, पहली कहानी में जहाँ रेशमा थी और राजेश था, ठीक है, आपको ध्यान है राजेश को माल वापस मिला था, तो उसने ऐसी एंट्री करी थी और मैं ये समझा रहा था आपको कि रेशमा को क्रेडिट करने के लिए ये एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो मैं बस अब इसमें एक बात ये कहता हूँ, जो बंदा क्रेडिट नोट इशू करेगा, जो बंदा क्रेडिट नोट इशू करेगा वो तो ट्रांजैक्शन को सेल्स रिटर्न बुक में लिखेगा, और जो क्रेडिट नोट रिसीव करेगा, जो इशूड क्रेडिट नोट को रिसीव करेगा, वो अपने यहाँ परचेज रिटर्न बुक में लिखेगा। तो आप ध्यान रखना, खाली क्रेडिट नोट से रट्टा लगाना मत करना, रट्टा मत लगाना। आप ये देखना कि आप क्रेडिट नोट को इशू करने वाले बंदे हो या आप क्रेडिट नोट को प्राप्त करने वाले बंदे हो। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अभी तो इन्होंने ये पूछा है कि जो क्रेडिट नोट हमने इशू किया है उसका प्रयोग हम सेल्स रिटर्न बुक यानी विक्रय वापसी पुस्तक में करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा। चलिए, ओके, उसके बाद है सेलर सेंड्स क्रेडिट नोट टू परचेज इन केस ऑफ। अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। यहाँ आप देखिए कुछ सौदे लिखे हुए हैं, आपको पहचानना है कि आप किस मामले में उसे क्रेडिट नोट देंगे। अगर हमने गुड्स के लिए अंडर चार्ज किया है, अंडर चार्ज का मतलब क्या है कि जैसे 50,000 का माल था और हमने जो बिल है वो 40,000 का बना दिया। अगर हमने 50,000 की जगह 40,000 का बिल बना दिया तो क्या हम उसको अभी 10,000 से और डीआर करेंगे। तो पहले मामले में तो हम डेबिट नोट तैयार करेंगे, या तो हम 10,000 का नया फ्रेश इनवॉइस बना देंगे या हम 10,000 से उसे डेबिट करेंगे। पहले मामले में कतई हम अपने कस्टमर को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही प्रॉपर अमाउंट चार्ज नहीं किया, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट हम चार्ज करेंगे। अच्छा, अगर हमने उसको ज़्यादा माल भेज दिया, तो जैसे सपोज करो हमने उसको बिल बना के भेजा 50,000 का, है ना, 50,000 का बिल बना के भेजा और गलती से हमने माल उसको भिजवा दिया 80,000 का, तो उल्टा 30,000 हमें लेने हैं, उल्टा हमें 30,000 रुपये लेने हैं। तो 30,000 के लिए हम अगेन एक फ्रेश इनवॉइस काटेंगे या हम डेबिट नोट तैयार करेंगे। ठीक है, इन दोनों मामलों में हम डेबिट नोट भेजेंगे। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड एट अ लोअर रेट देन डिसाइडेड। अब इसे समझिएगा ध्यान से। सपोज हमने जब कस्टमर को माल बेचा था तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम 20% का डिस्काउंट देंगे। जैसे हमने एक्स को माल बेचा तो हमने ये प्रॉमिस किया था कि जैसे 1 लाख का माल है
तो हम 20% डिस्काउंट काट के 80,000 रुपये से एंट्री करेंगे। लेकिन हमारे अकाउंटेंट को इतनी बात ध्यान नहीं थी, उसे नहीं पता था कि हमने इतना ज़्यादा डिस्काउंट प्रॉमिस कर दिया है। तो उसने, जैसे हम मान लो रेगुलर डिस्काउंट हमारा 10% है, तो उसने एंट्री कुछ इस तरह से पास कर दी, एक्स को माल बेचा और उसने जो बिल काटा 90,000 का, ये वाला केस, कि अगर जितना तय हुआ था, अगर हमने उससे कम डिस्काउंट दिया है, तो उसका, इस कहानी का मतलब क्या निकलेगा कि हमने उसको 90,000 से डेबिट कर दिया, हमने उसको ज़्यादा डेबिट कर दिया। हमें उसको डीआर करना था 80,000 से, लेकिन रॉन्गली हमने उसको डीआर कर दिया 90,000 से, तो हमें उसे क्रेडिट देनी पड़ेगी। हमने उस पर ज़्यादा पैसा चार्ज कर दिया है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हमें 10,000 रुपये की क्रेडिट उसको देनी पड़ेगी। और इसके लिए डेफिनेटली हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। थर्ड वाले मामले में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। और अगर लास्ट पॉइंट में वही लिखा है कि अगर हमने बिल कम अमाउंट का बनाया है तो हम उससे और अमाउंट वसूल करेंगे, तो इस वाले मामले में भी क्रेडिट नोट नहीं देंगे। केवल सी वाले मामले में सामने वाले कस्टमर को रिलैक्स करने के लिए हम उसे क्रेडिट नोट देंगे। मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, जब कस्टमर हमें सच में माल वापस कर देता है, या हमारे माल की पैकिंग ख़राब होती है, या उसे माल से नाराज़गी होती है, या उसको माल डैमेज कंडीशन में मिलता है, या अगर हमने पहले डिस्काउंट कम दिया था, तो इन सभी मामलों में सामने वाले को खुश करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए हम उसे क्रेडिट नोट दिया करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से रहेगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर। इनमें से कौन सा जनरल प्रॉपर में नहीं जाएगा? ओपनिंग एंट्री जो साल के शुरू में होती है वो जनरल प्रॉपर में जाती है। क्लोजिंग एंट्रीज जो साल के एंड में की जाती हैं वो भी जनरल प्रॉपर में जाती हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज जो आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्ड, प्रिपेयर्ड, इन सब के लिए होती है वो भी जनरल प्रॉपर में जाती हैं। लेकिन अगर चेक डिसऑनर हो जाएगा तो ये मामला कैश बुक में जाएगा। तो होप ये चैप्टर जो कि आसान होता है मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको समझ में आता है, आपको पढ़ाई का तरीका ये अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप है कॉमर्स पॉइंट नाम से, प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिए। ये दोनों ही काम फ्री में हैं। कोई बात कहनी हो, करनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ हम ऐप पे अपलोड कर दिया करते हैं, तो पीडीएफ आपको ऐप पे जाके मिलेंगी। ठीक है, चलो।